हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12th होम साइंस से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं आपके मिड टर्म एग्जाम्स के लिए। तो ये वन शॉट वीडियो रहने वाली है और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप पे आपको सभी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पेपर में ये आ सकता है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है ये पूरा अभियान आपको बताना है, इसके बारे में ये क्या था। तो ये देखो, अगस्त 2004 में लॉन्च किया गया था अंडर द सर्व शिक्षा अभियान, और जिसको आप समग्र शिक्षा अभियान भी कहते हैं। ये हेल्प करता है राइट टू एजुकेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में, ताकि इसमें यह कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां जो हैं उनको पढ़ाने के लिए ज़्यादा वो उनको बोला जाए। इसमें इसके बेनिफिशियरीज जो हैं वो लड़कियां हैं जो एससी कास्ट से आती हैं, एसटी से आती हैं, ओबीसी से आती हैं, माइनॉरिटीज से आती हैं, या कोई गरीब घर से लड़की आती है, इकोनॉमिकली जो बहुत ज़्यादा वीक हैं सेक्शंस, और जो ड्रॉप आउट लड़कियां हैं रूरल एरियाज की, रिमोट एरियाज की, उनके लिए ये पूरा ये बनाया गया है। इसके ऑब्जेक्टिव में यही आता है कि एक अच्छा सेफ एजुकेशनल एनवायरनमेंट मिले लड़कियों को जो कि पिछड़े समाज की हैं, ट्राइब से आती हैं। और अगला क्वेश्चन आपका ये आ सकता है, अर्गोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, सो अर्गोनॉमिक्स जो होता है ये दो ग्रीक वर्ड से आया है। एर्गोन का मतलब होता है वर्क, नॉमिक्स का मतलब होता है नेचुरल लॉज। ये आप कह सकते हो कि एक एडजस्टमेंट होता है ह्यूमन और मशीन्स के बीच में, कि कैसे आपको एडजस्टमेंट करना है। ये एक इंजीनियरिंग साइंस की एक ब्रांच होती है अर्गोनॉमिक्स के बारे में। जब इंजीनियरिंग जो लोग करते हैं उसमें ही एक ये ब्रांच मानी जाती है। और इसके अंदर ये क्या है कि आप ह्यूमन जिन जिन चीज़ों से अपना काम करते हैं टूल्स के साथ, उनका एडजस्टमेंट सही करना, ठीक है, ताकि आप अच्छे से काम कर सको। आप एक अच्छे से डिजाइन करो वर्क स्टेशन को और मशीन्स को अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ वर्कर्स को जो चीज अच्छे से मशीन कंफर्टेबल तरीके से, जैसे आप कुर्सी पे बैठे हो काम कर रहे हो तो कुर्सी आपकी सही तरीके से बनी हो, ठीक है, आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। और इससे क्या होगा, फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। बेनिफिट्स क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मिस्टेक्स कम होगी, एक्सीडेंट और इंजरीज कम होंगी, आप अच्छे से काम कर पाओगे, स्ट्रेस कम रहेगा आपका, और आपका जो है मोरल बढ़ेगा वर्कफोर्स का, और आपको अपने जॉब में भी अच्छा लगेगा काम करते हुए। आप सोचो, एक आपको ऐसी कड़क कुर्सी पे बिठा दिया प्लास्टिक की जहाँ पूरे दिन बैठ के टाइपिंग करनी है, दूसरी तरफ बढ़िया फोम वाली सॉफ्ट कुर्सी है जो आपके बिल्कुल अच्छे डिजाइन से बनी है पोस्टर के हिसाब से, तो आप उसमें अच्छे से काम कर पाओगे ना। यही है एर्गोनॉमिक्स। क्लिनिकल न्यूट्रिशन पे क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या है। तो क्लिनिकल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, आप ये मान के चलो, जब आप बीमार होते हो, आपके इलनेस के टाइम पे जो न्यूट्रिशन दिया जाता है आपको, वो क्लिनिकल न्यूट्रिशन होता है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, तो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट या जो डाइटिशियन होते हैं वो आपकी बीमारी के टाइम पे जो आपको न्यूट्रिशन बताते हैं उससे आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। नए डिजीज आ रहे हैं, HIV, एड्स और बहुत सारे और भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जैसे मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, BP, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। और पॉपुलेशन को न्यूट्रिशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। डाइट काउंसलिंग बढ़ती जा रही है, और आप अगर अलग अलग बीमारियों को सही से मैनेज करना चाहते हो तो आपकी ये जो क्लिनिकल न्यूट्रिशन की जो डाइट होती है ये पेशेंट को दी जाती है डाइटिशियन के हिसाब से, जैसी उनकी नीड होती है पेशेंट्स की। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है। और इससे क्या है कि नए नए जो लेटेस्ट सप्लीमेंट्स हैं उनके बारे में पता चलता है, मेथड्स के बारे में पता चलता है, ठीक है। बहुत सारे न्यूट्रासिटिकल्स हमारे मार्केट में आ रहे हैं। और क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट या जो डाइटिशियन होता है वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत लॉजिक के साथ पूरा न्यूट्रिशन का ध्यान रखता है। हर पेशेंट की अलग नीड होती है, शुगर की बीमारी है किसी को तो उसकी अलग न्यूट्रिशन होगी, BP वाले की अलग होगी, तो ये डाइटिशियन ये काम करता है। फीडिंग रूट्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपका। फीडिंग रूट्स आपके क्या होते हैं, एक तो बाय माउथ आप कोई चीज खाते हैं पीते हो, ट्यूब फीडिंग होती है, ट्यूब लगाई जाती है, या IV फीडिंग होती है, इंट्रावेनियस फीडिंग आपकी नसों से जो आपको पहुंचाया जा सकता है अंदर। तो इसमें ओरली या बाय माउथ ये सबसे बेस्ट माना गया है। ट्यूब फीडिंग में क्या होता है, एक ट्यूब होती है, ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है डाइजेशन वगैरह में तो उस टाइम पे ये ट्यूब का यूज किया जाता है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो। इंट्रावेनियस फीडिंग जो होती है
इसमें क्या है, कुछ ऐसे कुछ सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, लिक्विड जो कि जाता है आपके बॉडी के अंदर, ठीक है। जब बहुत दिक्कत होती है, पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है या वो डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा खाने को, तो ये वाला तरीका अपनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट वेरियस फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया, ऑल्सो राइट 4 अदर न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम इंडिया के अंदर है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा स्कीम, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, और भी हैं कुछ, जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हैं, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कंट्रोल प्रोग्राम है, फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स हैं बहुत सारी। अब है, व्हाट आर दी रिस्पॉन्सिव फैक्टर्स ऑफ पुअर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन। क्यों अंडर न्यूट्रिशन रहता है ज्यादातर लोगों में? तो इससे क्या है, आप डाइट अगर सही से नहीं ले रहे हो या कोई बीमारी है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा फैमिली लेवल पर भी बहुत सारे कॉज होते हैं, जैसे खाना सही से ना मिल पाना, ठीक है, जो सफिशिएंटली होना चाहिए, और इनएडिक्वेट मैटरनल एंड चाइल्ड केयर प्रैक्टिसेस, बचपन में माँ ने अगर ध्यान सही से नहीं दिया है, पानी अच्छा ना होना, सैनिटेशन सही ना होना, हाइजीन गलत होना, और इसके अलावा हेल्थ सर्विसेज अच्छी ना होना, ठीक है, और इसके अलावा नॉलेज ना होना, और आप कह सकते हो गर्ल चाइल्ड के साथ थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है, खाने पे लड़कों को ज़्यादा खिलाया जा रहा है, तो ये भी एक कारण है। कुछ बेसिक कॉजेज भी होते हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये भी होने चाहिए जब भी आप अच्छा न्यूट्रिशन ले पाते हो। ये अगला क्वेश्चन आ सकता है, डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। 1810 में, यानी कि आप कह सकते हो 1810 में, निकोलस एपर्ट ने कैनिंग का प्रोसेस बनाया था। 1864 के अंदर लुइस पैस्चर ने थोड़ी और रिसर्च करी थी, और कैसे वाइन खराब होती है उसके ऊपर, और उन्होंने रिसर्च करी थी अल्कोहल के प्रोडक्शन के ऊपर भी, विनेगर के ऊपर, वाइन के ऊपर, बियर और मिल्क के ऊपर भी। और उन्होंने एक प्रोसेस बनाया जिसको पास्चुराइजेशन कहा जाता है, जिसमें दूध को बहुत ज्यादा उबाला जाता है, उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिससे बीमारी हो सकती है वो मर जाते हैं, उसके अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। 20th सेंचुरी के अंदर वर्ल्ड वॉर होती है, एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस एंड द राइजिंग डिमांड फॉर वेरिड प्रोडक्ट्स फ्रॉम कंज्यूमर कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। नया जमाना है, फूड टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बढ़िया स्कोप बनकर उभर रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। इसके अलावा फूड टेक्नोलॉजिस्ट लोग जो होते हैं वो एफर्ट्स करते हैं लगातार एक सेफ और फ्रेशर फूड मिले नई नई टेक्निक को यूज करके, क्योंकि फूड प्रेफरेंस हमारी चेंज होती जा रही है, अब हम अलग खाना खाते हैं, और इसके अलावा अलग अलग रीजन्स, अलग अलग कंट्रीज के लोग होते हैं, ठीक है। और आप अगर सीजनल फूड पूरे साल खाना चाह रहे हो तो कोई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ना जिससे भाई वो सेफ रहे। फिर अगला क्वेश्चन है, फैक्टर्स दैट लेड टू फूड डिटोरिएशन और स्पॉइलेज, वो क्या चीजें हैं जिनसे आपका खाना खराब हो सकता है? तो इसके लिए फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कि जब ऐसा कुछ होता है तो कलर चेंज हो जाता है, टेक्सचर चेंज हो जाता है खाने का, और बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। पेस्ट की वजह से हो सकता है, और इंसेक्ट्स की वजह से हो सकता है, टेम्परेचर से भी हो सकता है खाना खराब, ज़्यादा या कम टेम्परेचर से, या फिर आप ज़्यादा लाइट में रखते हो खाने को खुले में तो भी खराब हो सकता है, मॉइस्चर के उसमें भी खराब हो सकता है, ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आने से भी खराब हो सकता है, और इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर आ जाएं इसमें, बैक्टीरिया, फंगस और मोल्ड वगैरह, तो उससे भी खाना खराब हो सकता है। कुछ आपको ओल्ड मेथड्स पूछे जा सकते हैं खाने को प्रिजर्व करने के, तो सन में ड्राई करना, या फिर कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन करना, उसमें नमक या फिर पिकल मिला देना, कैंडिंग करना यानी कि उसकी कैंडी की तरह बना के रखना, रोस्ट करना, तो ये कुछ चीजें जिससे खाने को बचाया जाता था लंबे समय तक। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स बेस्ड ऑन पेरिशेबिलिटी, ये क्वेश्चन आ सकता है कि पेरिशेबिलिटी के अकॉर्डिंग कितने तरीके के फूड होते हैं। तो पेरिशेबल फूड्स के अंदर वो आते हैं जो कि बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, दूध है, दही है, मछली है, मीट है। सेमी पेरिशेबल वो फूड है जो 1 से 2 हफ्ते तक चलते हैं, फिर खराब हो सकते हैं, तो इसमें अनियन है, पटेटो हैं, 2-4 हफ्ते तक तो ये चल जाते हैं। नॉन पेरिशेबल फूड्स में वो आते हैं जो कि 1 साल तक भी खराब नहीं होते। चावल है, गेहूं है, दाल है, ये आपकी कभी भी खराब नहीं होगी लंबे समय तक। अगला क्वेश्चन आपके ऊपर ये पूछ सकता है आपसे कि फूड इंटॉक्सिकेशन क्या होता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कुछ जहरीली चीजें मिला देते हैं आपके खाने में, ठीक है, और विच आर प्रेजेंट इन फूड इवन इफ पैथोजन हैज बीन किल्ड, खाने में वो रह जाता है जहर,
ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं और इससे बहुत सारी चीजें आपको हो सकती हैं। एंड टॉक्सिन जो होते हैं वो आप पता नहीं कर सकते स्मेल से या अपीयरेंस से या किसी भी चीज से, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि वो उसमें क्या जहरीली चीज है। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है ये हवा में होते हैं, मिट्टी में होते हैं, वाटर में होते हैं और ये हमारे नेसल पैसेजेस में भी होते हैं, थ्रोट में भी होते हैं, स्किन में भी होते हैं और 50% जो होते हैं मतलब हेयर में भी होते हैं। पैरासाइट्स से भी हो सकता है, ठीक है, वॉर्म इन्फेस्टेशन या फिर टेप वॉर्म इन पोर्क, ये कुछ मीट वगैरह में भी आ सकते हैं, इससे भी जहरीला हो सकता है। और कुछ पेस्ट और इंसेक्ट्स भी खाने को खराब कर सकते हैं। कंटेमिनेशन और एडल्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कंटेमिनेशन क्या है? इट इज द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल और ऑब्जेक्शनेबल फॉरेन सब्सटेंसेस इन फूड। बाहर से कुछ ऐसी चीज आ जाना खाने में जो कि खतरनाक हो सकती है, जैसे कुछ केमिकल, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर कुछ और चीजें, जैसे कोई लकड़ी है, पत्थर कंकड़ आ जाना, ये कहलाता है कंटेमिनेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? आप इंटेंशनली किसी खाने में मिलावट कर रहे हो, आप नकली चीज बना रहे हो, आप धोखाधड़ी कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, जैसे दूध में पानी मिला रहे हो, दूध की क्रीम निकाल रहे हो फिर बेच रहे हो, तो ये एडल्ट्रेशन है, मिलावट भी जिसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन फूड स्टैंडर्ड्स के ऊपर आ सकता है, क्वेश्चन के ऊपर। तो ये मतलब इस क्वेश्चन से आ सकता है। ये ISI मार्क क्या होता है? ये BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इसको देता है और ये बहुत सारे उस पर आपको देखने को मिल जाएगा खाने की चीज़ों पर, जैसे कॉफ़ी, नमक, बिस्किट और कस्टर्ड पाउडर। और पंखों पे भी होता है, रेगुलेटर्स पे भी होता है, गीज़र पे भी होता है, रॉड पे भी होता है, प्रेशर कुकर पे भी होता है, मिक्सी पर भी होता है। इसके अलावा एग मार्क का निशान जो होता है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है, बेसन के ऊपर, आटे के ऊपर, ग्रेन्स के ऊपर, स्पाइसेस के ऊपर, घी के ऊपर, हनी के ऊपर। तो इसके अलावा FSSAI 2006 ये क्या है कि मतलब इसमें ये कुछ खाने से रिलेटेड ये लॉज बनाता है। FSSAI उसको क्लियर करता है कोई चीज़ मार्केट में आएगी या नहीं आएगी, और ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को देखता है और बहुत अच्छे से देखता है, और फूड कैसे मैन्युफैक्चर हुआ है ये देखता है, और किस तरीके से आगे क्या होना है। तो इस तरीके से ये आपने देखा होगा खाने की चीज़ों पर FSSAI द्वारा प्रमाणित खाने की ज़्यादातर चीज़ों पे आपको देखने को मिलता है। और इससे यही है कि भाई ये खाना अच्छे से हाइजीनिक तरीके से बना है, ये इस चीज़ को चेक करता है, सभी रिस्क फैक्टर्स को देख लेता है। इसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है क्रैच के ऊपर। क्रैच क्या है? कि मतलब कुछ यंग और इन्फेंट्स जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। तो अगर घर पे आप उनको नहीं से सही से संभाल पाते या आप जॉब करते हो तो आप अपने बच्चों को क्रैच में डाल सकते हो। इसमें क्या है? फीडिंग की फैसिलिटीज होती हैं, बच्चे को दूध मिल जाता है, वहाँ पे रेस्ट कर सकता है बच्चा, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज मिलती हैं, फर्स्ट एड होती है, कुछ एजुकेशन भी मिल जाती है, एनवायरनमेंट क्लीन और सेफ होता है वहाँ का क्रैच का। ये है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ गुड प्री स्कूल के। जो प्री स्कूल होता है वहाँ पे बच्चों को समझाने के लिए अच्छे से कोशिश की जाती है, अप्रोच बहुत अच्छी होती है, खेल खिलाए जाते हैं अलग अलग, बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं अपनी साथ की उम्र के बच्चों के साथ, और अदर जो लोग होते हैं छोटे बच्चे उनकी कंपनी मिलती है तो बच्चे को अच्छा लगता है, बच्चा इंडिपेंडेंट फील करता है। एजुकेशन काफ़ी इनफॉर्मल होती है, यानी कि बच्चा प्यार से समझ लेता है। काफ़ी स्पेशल जो नीड्स वाले बच्चे होते हैं और जो बाकी बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है उनके लिए प्री स्कूल। अगला क्वेश्चन है करियर इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। क्या करियर है इसके अंदर? तो आप नर्सरी स्कूल के टीचर बन सकते हो, इसके अलावा आप डे केयर सेंटर और क्रैच के अंदर काम कर सकते हो, आप टीम मेंबर बन सकते हो अलग अलग प्रोग्राम्स जो चलते हैं, और इसके अलावा प्रोफेशनल बन सकते हो आप प्रमोट करने के लिए कोई कैंपेन या कोई सर्विस को, या आप गवर्नमेंट की तरफ से या किसी NGO की तरफ से कर सकते हो। आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो चिल्ड्रन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, ठीक है, कैंप लगाना, एजुकेशनल पिकनिक वगैरह रन करना या क्लब कोई बनाना। आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा और डिग्री कर सकते हो इस सब्जेक्ट में, आगे जाके आप PhD भी कर सकते हो इसमें। अब अगला क्वेश्चन है वल्नरेबल ग्रुप्स क्या होते हैं। तो वल्नरेबल ग्रुप वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल जो लोग होते हैं, अगर इनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती डेली लाइफ की तो बंदा वल्नरेबल हो जाता है। बच्चे, यूथ और एल्डरली लोग जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, और इसमें भी बच्चे और बूढ़े सबसे ज़्यादा होते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसी में अटैच ये है कि कौन से बच्चे हैं जो वल्नरेबल होते हैं, जो दिक्कत में आ सकते हैं। जो एक तो जिनका नरिशमेंट सही से नहीं हुआ है, न्यूट्रिशन सही से नहीं मिला है जिन्हें, जो खोए हुए बच्चे हैं, जो अबेंडोड बच्चे हैं जिनको त्याग दिया जाता है, जो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स हैं,
जिनको सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा है, जो भागे हुए बच्चे हैं घर छोड़कर, जो मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड है, जो ट्रैफिक्ड माइनर्स हैं, जो बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है वो वाले बच्चे, और जो रोड पे बच्चे होते हैं बैठे होते हैं, और जो कुछ एब्यूज और टॉर्चर्ड बच्चे होते हैं, या फिर कोई ड्रग एब्यूज कर रहे हैं बच्चे, या जो चिल्ड्रन ऑफ प्रिजनर्स, जो लोग जेल में कैद हैं उनके बच्चे होते हैं, जो विक्टिम्स होते हैं नेचुरल कैलामिटीज के, मान लो कोई भूकंप वगैरह आ गया वहां से बच्चे इधर उधर हो गए तो वो भी बहुत दिक्कत वाले हो सकते हैं। चाइल्ड लेबरर जो होते हैं वो दिक्कत में होते हैं, जो ऑर्फन बच्चे होते हैं अनाथ, वो भी बहुत दिक्कत में होते हैं। तो ये आ जाएगा। द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 एंड द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है। तो जुवेनाइल जस्टिस का जो एक्ट है 2000 का, इसके अंदर ये इसको रिप्लेस कर दिया गया था 2015 वाले एक्ट के साथ, और इसमें 2 कैटेगरी बताई थी, ठीक है, चिल्ड्रंस की। और ये क्या है, ये एक्ट बताता है कि एक चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच होनी चाहिए इन दी एडजुडिकेशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ मैटर्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की भलाई में ज़्यादातर फैसले लिए जाएं कोर्ट द्वारा, और इसके अलावा फॉर देयर अल्टीमेट रिहेबिलिटेशन थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशंस, उनको पूरा एक वहाँ पर रिकवरी करने का मौका दिया जाए, प्रॉपर केयर हो, अच्छे से उनका प्रोटेक्शन हो, ये इसमें रखा गया था। इसके अलावा 2015 वाले एक्ट में ये भी है कि दिस न्यू एक्ट अलाउज अ 16 to 18 ईयर ओल्ड जुवेनाइल हु कमिट्स अ हीनियस क्राइम टू बी प्रोसिक्यूटेड इन द सेम वे एज एन अडल्ट, ठीक है। और इसके अलावा अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रोसिक्यूट एनी जुवेनाइल बिलो द 18। तो अब जो नया एक्ट आया है इसमें जेल में डाला मतलब जा सकता है कि जो 16 से 18 वालों को भी, ठीक है, पहले ऐसा नहीं था। आगे चलते हैं, जैसे एक एडल्ट को सजा मिलेगी वो इनको भी मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए क्या क्या चलाया जाता है। तो ICDS पे भी आ सकता है क्वेश्चन, SOS पे भी आ सकता है, चिल्ड्रन होम्स पे भी आ सकता है, एडॉप्शन पे भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज को, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो इसमें क्या होता है, हेल्थ, न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ें बच्चों को मिले। तो जो 6 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको इसमें बुलाया जाता है, जैसे आंगनवाड़ी वगैरह होती है वहाँ इनको पढ़ाया भी जाता है, वहाँ पे इनकी माताओं को भी बुलाया जाता है, उनको भी न्यूट्रिशनल चीज़ें दी जाती हैं, और खाने की भी इसमें सब कुछ दी जाती है न्यूट्रिशनल चीज़ें, ये हो जाएगा। चिल्ड्रन होम, तो इसमें 3 तरीके के घर होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट बनाती है बच्चों के लिए, 3 से 18 साल के बच्चों के लिए, और इसमें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी उनको एजुकेशन वगैरह सब देना। एक तो ऑब्जर्वेशन होम होते हैं वेयर चिल्ड्रन स्टे टेम्पररी यहाँ पे रहते हैं, और जब कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है टू ट्रैक डाउन देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स अगर नहीं मिल रहे तो उनको ढूंढा जाता है जब तक वो ऑब्जर्वेशन होम में बच्चे रहते हैं। स्पेशल होम होते हैं जो जुवेनाइल्स होते हैं, 18 से नीचे वाले जो लोग होते हैं, अगर वो कोई कानून तोड़ते हैं तो उनको कस्टडी में स्पेशल होम्स में रखा जाता है। इसके अलावा कुछ चिल्ड्रन होम होते हैं जिनको जुवेनाइल होम्स भी कहते हैं, जहाँ पे वो बच्चे होते हैं उस फैमिलीज आर नॉट ट्रेसेबल, जिनकी फैमिली नहीं मिल रही है, और या जिनकी फैमिली मर गई है, या जिनकी फैमिली बच्चों को नहीं लेना चाहती है, वो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, तो इसमें क्या क्या मेथड्स होते हैं कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट में। तो एक तो कैंपेनिंग होती है, रेडियो और टेलीविजन है, प्रिंट मीडिया है, और ICT है। मैं आपको बताता हूँ 1 by 1। कैंपेनिंग क्या होता है, कैंपेनिंग आपने अलग अलग जगहों की देखी होगी, चुनाव की कैंपेनिंग है, किसी अभियान की कैंपेनिंग है, किसी भी चीज़ की कैंपेनिंग है। तो अलग अलग कम्युनिकेशन के मेथड का यूज़ करके, जैसे मीटिंग करना, न्यूज़पेपर वगैरह, आर्टिकल और पेम्पलेट वगैरह छपवाना, पोस्टर छपवाना, ठीक है, ये एक वेल ऑर्गेनाइज एक्टिविटी होती है। जैसे किसी इलेक्शन की कैंपेनिंग होना, ठीक है, हर पार्टी का कैंडिडेट अपने अलग अलग प्रिंट चीज़ें करवाता है, प्रिंट मटेरियल में कैंपेनिंग करता है, कोई रेडियो से कैंपेनिंग करता है, कोई TV से, कोई सोशल मीडिया से, ठीक है। रेडियो और टेलीविज़न, तो रेडियो और टेलीविज़न बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और चीपेस्ट और कन्वीनियंट मास मीडिया के सोर्स हैं, और रेडियो जो है वो बहुत एक्सेसिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे इंडिया में, और एंटरटेनमेंट भी बहुत मिलता है इससे। और आप इसमें आप काम कर रहे हो चाहे रेस्ट कर रहे हो, इसमें दोनों आप रेडियो को सुन सकते हो। और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग काफ़ी बेनिफिशियल है जर्नलिज्म से ज़्यादा, जैसे कि प्रिंट मीडिया एज इट कैन बी यूज फॉर मोर एंड मोर पर्सनस, स्पेशली दोज फॉर पुअर लिटरेसी लेवल्स। सो जो लोग गरीब हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो रेडियो को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जो लिख और पढ़ नहीं सकते तो उनके काम के लिए बाकी चीज़ नहीं है, रेडियो को तो सुन सकते हैं। कम्युनिटी रेडियो क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है।
जब पॉपुलर हुआ रेडियो तो ऑल इंडिया रेडियो ने एक नया फॉर्मेट लॉन्च किया जो कि कम्युनिटी रेडियो था या लोकल रेडियो था। यूनेस्को बताता है कम्युनिटी रेडियो वो रेडियो होते हैं जो कोई कम्युनिटी चलाती है अपने लोगों के लिए, या कोई प्रॉफिट के लिए नहीं होता। इसमें जो चीज़ें बताई जाती हैं वो लोकल डायलेक्ट में बोली जाती हैं वहीं की, ठीक है। इसमें जो लोकल उनके इश्यूज होते हैं वो बताए जाते हैं अलग अलग, जैसे कोई हेल्थ इशू है, सैनिटेशन का इशू है, गरीबी का इशू है। टेलीविजन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो टेलीविजन हमारे इंडिया में आता है, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीविजन इन इंडिया अंडर ऑल इंडिया रेडियो बिगेन ऑन सितंबर 15, 1959 एज एन एक्सपेरिमेंट, जर्मनी से आता है। टेलीविजन को दूरदर्शन कहा जाता था, जो कि स्टार्ट हुआ एज द ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया रेडियो एंड बिकेम ए सेपरेट डिपार्टमेंट इन 1976। सेपरेट डिपार्टमेंट ये 1976 में बना था। प्रिंट मीडिया की क्या पावर होती है? प्रिंट मीडिया से लोग पढ़े लिखे बनते हैं, प्रिंट मीडिया से डेमोक्रेसी अच्छे से काम करती है, पब्लिक को इन्फॉर्मेशन मिलती है। इससे क्या है, लोग अपनी आवाज उठा पाते हैं और गवर्नमेंट जब देखती है उनको तो वो कुछ चेंज करती है पॉलिसी में। द नंबर ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जर्नलिज्म प्रोफेशनल्स हु राइट द zeal and sensitivity for the rural poor are still low despite the neglect of the rural areas. The power of the pen or the power of the press cannot be ruled out. जो एक कलम की ताकत है, जो एक प्रेस की ताकत है, वो कभी खत्म नहीं होगी। इसी वजह से प्रिंट मीडिया बहुत जरूरी होता है एक लोकतंत्र के अंदर। तो यही हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। कमेंट में आप अपना फीडबैक जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।